हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे निदर्शन की एक दूसरी विधि के बारे में, जो है उद्देश्यपूर्ण निदर्शन प्रणाली। पिछली क्लास में आपने दैव निदर्शन, रैंडम सैंपलिंग के बारे में जाना था। आज देखेंगे कि दैव निदर्शन के अलावा अन्य कौन सी विधियां प्रचलित हैं निदर्शन का चुनाव करने के लिए। तो जो बहुत सारी विधियां निदर्शन की विकसित हुई हैं निदर्शन के चुनाव की, उनमें से एक है उद्देश्यपूर्ण निदर्शन प्रणाली, पर्पजिव सैंपलिंग मेथड जिसको हम कहते हैं। क्या होती है ये प्रणाली? इस तरह की प्रणाली में जो शोधकर्ता होता है वो निदर्शन का चुनाव करते समय अपने उद्देश्य को ध्यान में रखता है। उसके विषय का, उसके शोध का उद्देश्य क्या है, कौन से उत्तरदाता उसके उद्देश्य को पूरा करने में सहायक होंगे, इस बात का ध्यान रखते हुए बहुत सोच विचार कर जब उसके द्वारा निदर्शन का चुनाव किया जाता है तो उसे उद्देश्यपूर्ण या सुविचारित निदर्शन प्रणाली कहते हैं। जहोदा और कुक जैसे विद्वान ने लिखा भी कि उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के पीछे आधारभूत मान्यता ये होती है कि उचित निर्णय और उपयुक्त कुशलता के साथ अध्ययनकर्ता निदर्शन में सम्मिलित करने के लिए उन मामलों को चुन सकता है और इस प्रकार ऐसे निदर्शनों का विकास कर सकता है जो उसकी आवश्यकता के अनुसार संतोषजनक हो। तो जब शोधकर्ता अपने अध्ययन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सोच विचार कर कि कौन उत्तरदाता उससे प्राप्त सूचना उसके अध्ययन के उद्देश्य की पूर्ति कर सकेगी, उनका ही वो निदर्शन के रूप में चयन करता है। जैसे अगर ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में शोध करना हो कि पेंडेमिक के पीरियड में, महामारी के समय में देश भर में विद्यार्थियों की जो ऑनलाइन क्लासेस चलाई गई वो कितनी प्रभावी रही, इस विषय पर अध्ययन के लिए जब शोधकर्ता निदर्शन का चयन करेगा, छात्रों को चुनेगा, तो स्वाभाविक रूप से वो उद्देश्यपूर्ण निदर्शन प्रणाली का प्रयोग करेगा और इस प्रणाली का प्रयोग करते हुए निदर्शन के रूप में उन्हीं छात्रों को चुनेगा जो छात्र नियमित रूप से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हो, ऑनलाइन लर्निंग में पार्टिसिपेट करते हो। अगर यहाँ पर शोधकर्ता ने ऐसे छात्रों को अपने निदर्शन के रूप में चुन लिया जो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं करते या जिनके पास ऑनलाइन क्लासेस करने की सुविधा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो नहीं बता सकेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस कितनी प्रभावी रही। ऐसी स्थिति में निदर्शन के रूप में उनका चुना जाना बेकार सिद्ध होगा। तो अध्ययन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जब निदर्शन का चुनाव किया जाता है तो वो उद्देश्यपूर्ण निदर्शन कहलाता है। इस तरह की निदर्शन प्रणाली की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ गुण हैं, जैसा कि सभी प्रणालियों में होते हैं। क्या गुण है? सबसे पहला गुण ये है कि इस विधि के अंतर्गत अध्ययनकर्ता का जो उद्देश्य होता है उस उद्देश्य के अनुरूप सार्थक निदर्शन का चुनाव हो पाता है। व्यर्थ में निदर्शनों का चुनाव नहीं होता। ऐसे निदर्शन जो अध्ययन के लिए उपयोगी सिद्ध न हो, बेकार हो, व्यर्थ हो, ऐसे निदर्शनों के चुनाव से बचा जा सकता है इस प्रकार की निदर्शन प्रणाली का प्रयोग करके। दूसरी खासियत इस निदर्शन प्रणाली की ये है कि इस विधि का प्रयोग करते समय जो शोधकर्ता होता है वो
अध्ययन की जो इकाइयां होती हैं, समग्र की जो इकाइयां होती हैं, उनसे पहले से ही परिचित होता है। जैसे ऑनलाइन क्लास के विषय में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अगर टीचर अपने सभी विद्यार्थियों से परिचित है कि कौन सा विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास ले पा रहा है, कौन रेगुलर है, किसकी रुचि है और कौन सा नहीं ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा है तो क्यों नहीं ले पा रहा है, इन सारी चीज़ों से जब टीचर परिचित होगा तो वो निदर्शन के रूप में उचित छात्रों का चुनाव कर सकेगा। तो इस तरह की निदर्शन प्रणाली के लिए ज़रूरी है कि जो शोध करता है, जो अध्ययन करता है, वो समग्र की सभी इकाइयों से परिचित होने के कारण जो निदर्शन का चुनाव होगा वो प्रतिनिधित्वपूर्ण होगा, वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर पाएगा, सही तरीके से उसकी सभी विशेषताओं को रिप्रेजेंट कर पाएगा। उद्देश्यपूर्ण निदर्शन प्रणाली के अंतर्गत चूंकि निदर्शन का आकार छोटा होता है, कम लोगों को, कम इकाइयों को निदर्शन के रूप में चुना जाता है, उन्हीं इकाइयों को चुना जाता है जो उद्देश्य के मुताबिक हो, उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हो। लिहाजा जो शोध कार्य होता है वो कम समय और कम धन में संपन्न हो जाता है। तो समय और धन दोनों की बचत होती है उद्देश्यपूर्ण निदर्शन प्रणाली को अपनाने से। उद्देश्यपूर्ण निदर्शन प्रणाली तब और भी ज्यादा उपयोगी हो जाती है जब समग्र की कुछ इकाइयां विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती हैं, जिनके बिना अध्ययन कार्य संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में शोधकर्ता उन महत्वपूर्ण इकाइयों को जरूर अपने निदर्शन के रूप में चुनने में सफल होता है। अगर यहाँ पर दैव निदर्शन प्रणाली का प्रयोग किया जाए तो इस बात की संभावना हो सकती है कि कुछ महत्वपूर्ण इकाइयां निदर्शन के रूप में चुने जाने से रह जाए, क्योंकि दैव निदर्शन में रैंडमली, संयोग के आधार पर किसी भी इकाई को चुन लिया जाता है, जबकि उद्देश्यपूर्ण निदर्शन में जो शोध करता है वो अपनी इच्छा अनुसार सोच विचार कर, सब कुछ जानते समझते हुए कि किस इकाई की क्या खासियत है, वो निदर्शन का चुनाव करता है। तो जिन्हें वो महत्वपूर्ण मानता है, जिन इकाइयों को कि वो उसके अध्ययन में उपयोगी हो सकती हैं, सहायक हो सकती हैं, अन्य इकाइयों की तुलना में उनका महत्व ज्यादा है, तो वो उन इकाइयों को अपने निदर्शन के रूप में चुन सकता है। तो ये कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं उद्देश्यपूर्ण निदर्शन प्रणाली की, लेकिन इसके कुछ दोष भी हैं अपने। दोष क्या है? उद्देश्यपूर्ण निदर्शन प्रणाली में चूंकि अध्ययनकर्ता स्वतंत्र रूप से निदर्शन का चुनाव करता है, इसलिए बहुत संभावना इस बात की रहती है कि वो पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए निदर्शन का चुनाव करें। जिन इकाइयों से उसका ज्यादा परिचय है, जिन्हें वो ज्यादा पसंद करता है या जो उसके अपने मूल्य के अनुरूप है, जो निष्कर्ष उसने पहले से बना लिए हैं, उन निष्कर्षों को सत्य सिद्ध करने वाली हो, वो ऐसी इकाइयों का चयन करने के लिए उसका झुकाव हो सकता है। लेकिन जब ऐसा झुकाव होगा, पक्षपात होगा, तो जो अध्ययन का निष्कर्ष होगा वो वैज्ञानिक नहीं होगा। तो इस विधि से जब निदर्शन का चुनाव किया जाता है तो उसका एक बड़ा दोष ये होता है कि वो पक्षपातपूर्ण हो सकता है, और साथ ही निदर्शन में क्या त्रुटियां रह गई हैं, इन त्रुटियों का पता लगाना मुश्किल होता है यदि उद्देश्यपूर्ण निदर्शन प्रणाली को अपनाकर शोधकर्ता निदर्शन का चुनाव करता है, क्योंकि वो तो अपनी इच्छानुसार, अपने विवेक के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार समुचित निदर्शन का चुनाव करता है।
उन इकाइयों का चुनाव करता है जो उसके उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक हो। लेकिन इसके बाद भी जो निदर्शन चुने जाते हैं वो त्रुटिपूर्ण होते हैं, उसके अध्ययन में उपयोगी नहीं हो सकते, सहायक नहीं हो सकते। किस निदर्शन में, किस इकाई में क्या कमी रह गई, इसका पता आसानी से नहीं चल पाता। तीसरे, इस तरह की प्रणाली में यानी उद्देश्यपूर्ण निदर्शन प्रणाली में ये माना जाता है कि जब अध्ययनकर्ता निदर्शन का चुनाव करता है तो उसे समग्र की सभी इकाइयों की जानकारी पहले से होती है। जब जानकारी होगी तभी वो उनमें से उपयुक्त इकाइयों का चयन निदर्शन के रूप में कर सकता है। लेकिन व्यवहार में कई बार ऐसा संभव नहीं होता कि एक शोधकर्ता बड़े समग्र की सभी इकाइयों के विषय में पूरी जानकारी रख, क्योंकि अध्ययन क्षेत्र बड़ा होता है, अध्ययन की इकाइयाँ, उनकी संख्या बड़ी होती है, उनमें विविधता बहुत ज़्यादा होती है और शोध कार्य को समय के अनुसार संपन्न करना होता है, समय सीमा के अंतर्गत पूरा करना होता है, धन की लिमिटेशन होती है। ऐसी स्थिति में शोधकर्ता के लिए संभव नहीं होता कि वो समग्र की सभी इकाइयों के बारे में, उनकी सभी विशेषताओं के बारे में पूरी जानकारी रखें। इसीलिए यहाँ भी संभावना रहती है कि वो जो निदर्शन चुनेगा वो पक्षपातपूर्ण होगा, वो उपयुक्त नहीं भी हो सकता। ये दोष है उद्देश्यपूर्ण निदर्शन प्रणाली। निदर्शन चयन की एक अन्य विधि है जिसको स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कहते हैं, वर्गीय निदर्शन कहते हैं। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग क्या होती है? सबसे पहले जो समग्र होता है, संपूर्ण जनसंख्या होती है, उसको कई समान वर्गों में बांटा जाता है और हर वर्ग में से एक निश्चित संख्या में इकाइयों का चयन दैव निदर्शन विधि के अनुसार किया जाता है। होता क्या है कि जो शोधकर्ता होता है उसे समग्र की सभी विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है और इस जानकारी के आधार पर वो संपूर्ण समग्र को कई वर्गों में बांटता है और प्रत्येक वर्ग से निदर्शन का चुनाव करता है। जैसे अगर किसी शोधकर्ता को किसी भौगोलिक क्षेत्र में किसानों की समस्याओं का अध्ययन करना है तो वो उस क्षेत्र की जनसंख्यागत विशेषताओं के बारे में जानेगा कि वहाँ किस किस आय वर्ग के लोग रहते हैं, किस किस जाति विशेष के लोग रहते हैं, कितने युवा हैं, कितने प्रौढ़ हैं, कितने भूमि युक्त किसान हैं, कितने भूमिहीन किसान हैं, किस तरह के किसान की, भूमिहीन किसान की क्या समस्या है और भूमियुक्त किसान की क्या समस्या है। तो उस भौगोलिक क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको कई आधारों पर वर्गों में बांट लेता है। जैसे एक वर्ग बना लिया भूमिहीन किसानों का, एक वर्ग बना लिया जिनके पास भू संपत्ति है, खेत है, ऐसे किसानों का, एक युवा किसानों का वर्ग बना लिया, दूसरे प्रौढ़ किसानों का वर्ग बना लिया और हर वर्ग में से कुछ कुछ इकाइयों का निदर्शन के रूप में चयन कर। चूंकि समग्र को वर्गों में बांटकर और हर वर्ग से निदर्शन का चयन किया जाता है, इसलिए इस विधि को वर्गीय निदर्शन प्रणाली कहते हैं। वर्गीय निदर्शन में ध्यान ये रखा जाता है कि हर वर्ग से उतनी ही इकाइयां ली जाएं जितनी, जिस अनुपात में वो संपूर्ण समूह में मौजूद है। जैसे अगर किसी क्षेत्र में
रहने वाली जनसंख्या में 100 किसान हैं, 80 अध्यापक हैं, 70 डॉक्टर्स हैं और 40 फोरमैन हैं, और शोधकर्ता को पूरी जनसंख्या में से 10% लोगों का चुनाव निदर्शन के रूप में करना है, तो वो क्या करेगा? वर्गीकृत निदर्शन प्रणाली को अपनाते हुए वो 100 किसानों में से 10 किसानों को चुनेगा, 80 अध्यापकों में से 8 को चुनेगा, 70 डॉक्टर्स में से 7 को और 40 में फोरमैन में से 4 फोरमैन का निदर्शन के रूप में चुनाव करेगा। तो ये स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग होती है, लेकिन जरूरत किस बात की होती है कि अध्ययनकर्ता को समग्र की सभी इकाइयों, उनकी संख्या और उनकी विशेषता के बारे में जानकारी हो। जब तक वो नहीं जानेगा कि किसी क्षेत्र विशेष में किस तरह के लोग हैं, कितनी संख्या में किसान हैं, कितनी संख्या में अध्यापक हैं, कितनी संख्या में डॉक्टर्स हैं, तब तक वो सही तरीके से निदर्शन का चुनाव नहीं कर सकेगा। अब ये जो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग होती है, इसके भी कई टाइप्स होते हैं, कई प्रकार होते हैं। जैसे एक प्रकार है समानुपातिक वर्गीय निदर्शन का, प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग जिसको कहते हैं। प्रोपोर्शनेट या समानुपातिक निदर्शन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस तरह के निदर्शन चयन की विधि में निदर्शन का जो चुनाव किया जाता है वो उसी अनुपात में किया जाता है जिस अनुपात में उसकी मौजूदगी, उस इकाई की मौजूदगी समग्र जनसंख्या में है। अगर किसी जनसंख्या में किसानों की संख्या ज्यादा है तो नेचुरली समानुपातिक निदर्शन प्रणाली ये कहती है कि निदर्शन के रूप में किसानों का चयन सबसे ज्यादा संख्या में किया जाए। तो जब समग्र में जनसंख्या के अनुपात के अनुसार निदर्शन का चुनाव किया जाता है प्रत्येक वर्ग से, तो ऐसी निदर्शन प्रणाली समानुपातिक वर्गीय निदर्शन प्रणाली कहलाती है। इसके जस्ट अपोजिट होती है असमानुपातिक निदर्शन प्रणाली, जिसमें अनुपात का ध्यान नहीं रखा जाता कि एक जनसंख्या में किस वर्ग के लोगों की संख्या ज्यादा है, किसकी कम है, इसका ध्यान न रखकर हर वर्ग में से निदर्शन का चुनाव समान संख्या में किया जाता है, तो इसको असमानुपातिक निदर्शन कहते हैं। जैसे इस उदाहरण में आपने देखा कि किसी क्षेत्र में 100 किसान निवास कर रहे हैं, 80 अध्यापक हैं, 70 डॉक्टर्स हैं, 40 फोरमैन हैं। तो असमानुपातिक निदर्शन विधि का जब हम प्रयोग करेंगे तो सभी वर्गों में से किसान, अध्यापक, डॉक्टर्स, फोरमैन सभी से समान संख्या में निदर्शन का चुनाव करें। जैसे 7 यहाँ से भी लेंगे, 7 अध्यापकों में से लेंगे, 7 डॉक्टर्स में से लेंगे, 7 फोरमैन में से लेंगे, इस बात का ध्यान रखे बिना कि किसानों की संख्या सबसे ज्यादा है, उसके बाद अध्यापकों की है, फिर डॉक्टर्स की है। इसका ध्यान नहीं रखेंगे, बल्कि सभी वर्गों को समान महत्व देते हुए प्रत्येक वर्ग से समान संख्या में निदर्शन का चुनाव करेंगे। जब ऐसा किया जाता है तो ये असमानुपातिक निदर्शन कहलाता है। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का तीसरा जो प्रकार है वो है वेटेड स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, भार युक्त वर्गीय निदर्शन। इसमें क्या करते हैं, जो समग्र होता है उसका डिवीजन विभिन्न वर्गों में किया जाता है और हर वर्ग में से निदर्शन का चुनाव समान संख्या में किया जाता है। अब आप कहेंगे कि फिर असमानुपातिक निदर्शन और भारयुक्त निदर्शन में क्या अंतर हुआ? अंतर ये है कि भले ही इन दोनों प्रणालियों में निदर्शन का चुनाव प्रत्येक वर्ग से समान संख्या में किया जाता है, लेकिन
समान संख्या में चुनाव किए जाने के बाद भी वेटेड स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में क्या किया जाता है कि कुछ वर्गों की इकाइयों को वेटेज दिया जाता है, भार दिया जाता है, और भार देकर उनका प्रभाव बढ़ा दिया जाता है। जैसे समान संख्या में चुन तो लिए गए सभी वर्गों से निदर्शन, लेकिन उत्तरदाता जब उत्तर प्राप्त करने जाता है, तथ्य संग्रह करने जाता है, तो किसी खास वर्ग को ज्यादा महत्व प्रदान करता है और उसके उत्तरदाताओं से ज्यादा सैंपल का ज्यादा उत्तर प्राप्त करता है, ज्यादा तथ्य संकलित करता है। जैसे किसान, अध्यापक, डॉक्टर्स, फोरमैन, इन सभी से समान संख्या में चुन लिए गए निदर्शन, लेकिन चुन लिए जाने के बाद शोधकर्ता क्या करेगा, वो किसानों के समूह से ज्यादा तथ्य संकलित करेगा, उन्हें ज्यादा वेट प्रदान करेगा, क्योंकि वो जान रहा है कि किसानों की संख्या सबसे ज्यादा है, वो उसके उद्देश्य के अनुकूल हो सकते हैं। अध्ययनकर्ता का जो विषय है, उस विषय के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हो सकते हैं किसानों द्वारा दिए गए उत्तर, किसानों द्वारा दी गई सूचनाएं, किसानों द्वारा दी गई जानकारियां। तो ऐसी स्थिति में वो किसानों से ज्यादा संपर्क स्थापित करेगा, उनसे प्राप्त सूचनाओं को ज्यादा महत्व प्रदान करेगा। तो इस तरह से विभिन्न वर्गों में से समान संख्या में इकाइयों का चयन करने के बाद कुछ वर्गों की इकाइयों को जब ज्यादा महत्व दिया जाता है शोधकर्ता के द्वारा, तो इसे वेटेड स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कहते हैं। इस तरह की सैंपलिंग के भी अपने गुण हैं। क्या गुण है? क्योंकि समग्र को कई वर्गों में बांट दिया जाता है और हर वर्ग से निदर्शन का चुनाव किया जाता है, इसलिए जो निदर्शन चुना जाता है वो समग्र का समुचित प्रतिनिधित्व करने में सक्षम होता है। क्षेत्र के आधार पर अगर वर्गीकरण किया जाता है इस विधि के माध्यम से, तो इकाइयों से संपर्क करना आसान हो जाता है और इसके कारण समय और धन की बचत होती है। तीसरी खूबी इस प्रणाली में ये है कि इस प्रणाली में जो निदर्शन की इकाइयां चुनी गई हैं, उनमें बदलाव करना संभव होता है, उनमें परिवर्तन की सुविधा रहती है। आपने दैव निदर्शन प्रणाली पढ़ते समय देखा कि दैव निदर्शन प्रणाली में उत्तरदाता ने, शोधकर्ता ने एक बार निदर्शन के रूप में जिन इकाइयों का चयन कर लिया, वो अपनी इच्छानुसार उनमें बदलाव नहीं कर सकता है। लेकिन स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में, वर्गीकृत निदर्शन में ये कठिनाई नहीं आती है। शोधकर्ता आवश्यकता के अनुसार उसमें बदलाव कर सकता है। अगर उसे ऐसा लगता है कि निदर्शन के रूप में जिस इकाई का या जिन इकाइयों का चयन उसने किया है, किन्हीं कारणों से उन इकाइयों से सूचना प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है या सूचना प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में उसी वर्ग के अन्य इकाइयों को वो निदर्शन के रूप में चुन सकता है। इससे निदर्शन के प्रतिनिधित्वपूर्ण होने में कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि वर्ग सेम होता है। उस वर्ग में एक इकाई के स्थान पर वो दूसरी इकाई को चुन लेता है, क्योंकि वर्गों का निर्माण कुछ समान विशेषताओं के आधार पर ही किया जाता है। तो ये लाभ होता है इस तरह की सैंपलिंग मेथड को अपनाने का। लेकिन वर्गीय निदर्शन प्रणाली के कुछ दोष भी होते हैं। क्या दोष होता है कि अगर शोधकर्ता ने निदर्शन का चुनाव करते समय किसी एक वर्ग को ज्यादा महत्व दे दिया
या किसी वर्ग को कम महत्व दे दिया, तो यहाँ पर प्रतिनिधित्व की समस्या उत्पन्न हो सकती है। निदर्शन के रूप में जिसे चुना जाएगा वो हो सकता है समग्र का समुचित प्रतिनिधित्व न कर सके। खासतौर से ये समस्या तब ज्यादा आती है जब समग्र के जो विभिन्न वर्ग होते हैं, जिनका वर्गीकरण किया गया है शोधकर्ता के द्वारा, उन विभिन्न वर्गों में आकार की दृष्टि से बहुत ज्यादा भिन्नता है। जैसे किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है और अन्य वर्गों की संख्या कम है, तो ऐसी स्थिति में समानुपातिक वर्गीय निदर्शन के आधार पर चुनाव करना उपयुक्त नहीं हो पाता है। तो इस तरह की व्यावहारिक समस्या आ सकती है अगर समग्र के जो वर्ग हैं, शोधकर्ता ने विभिन्न वर्गों का जो निर्माण किया है समग्र में से, उन वर्गों में कोई वर्ग बहुत छोटा है आकार की दृष्टि से, कोई बहुत बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में प्रोपोर्शनेट वे में सैंपल चुनना कठिन हो जाता है। और अगर शोधकर्ता वेटेड स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग मेथड को अपनाता है, किसी एक वर्ग की इकाइयों को ज्यादा भार प्रदान करता है, तो ऐसी स्थिति में अध्ययन कार्य में निदर्शन के चयन में पक्षपात सम्मिलित होने की संभावना बनी होती है। कई बार समग्र की कुछ इकाइयां ऐसी होती हैं जिनको किसी भी वर्ग में नहीं रखा जा सकता है, या उनकी संख्या इतनी कम होती है कि उन्हें समुचित तरीके से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में शोधकर्ता को कठिनाई का सामना करना पड़ता है कि वो किस आधार पर निदर्शन का चुनाव करें। इसलिए स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग को अपनाते समय, वर्गीकृत निदर्शन प्रणाली को अपनाते समय शोधकर्ता को कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सबसे पहली बात तो ये कि जो उसका अध्ययन का समग्र समुदाय है, जहां से उसे तथ्य प्राप्त करना है, जिस जन समुदाय से, उस जन समुदाय के सभी गुणों का ज्ञान होना चाहिए उसे। अगर उसकी सभी विशेषताओं का, सभी गुणों का ज्ञान नहीं है, तो वो वर्गों का निर्माण नहीं कर सकता सफलतापूर्वक। वर्गों के विभाजन में गलतियां हो सकती हैं उससे, और जब गलतियां होंगी, वर्ग का प्रॉपरली क्लासिफिकेशन नहीं होगा, तो वहां पर जो निदर्शन चुना जाएगा वो निदर्शन भी त्रुटिपूर्ण होगा। दूसरी बात, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का प्रयोग करते समय हमेशा शोधकर्ता को ध्यान में रखना चाहिए कि जहां तक हो सके एक वर्ग से उतनी संख्या में इकाइयां चुनी जाएं निदर्शन के रूप में, जितनी संख्या में वो समग्र में मौजूद है। यानी जनसंख्या के अनुपात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए वर्गीकृत निदर्शन प्रणाली का प्रयोग करते समय। जनसंख्या और निदर्शन, चयनित निदर्शन के बीच समुचित अनुपात होना चाहिए। तीसरे, जिन वर्गों का निर्माण शोधकर्ता के द्वारा किया जाता है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का प्रयोग करते समय, उन वर्गों में एकरूपता होनी चाहिए। उन वर्गों में जो इकाइयां सम्मिलित हैं उनमें एकरूपता होनी चाहिए। जैसे किसानों का ग्रुप हमने बना लिया किसी क्षेत्र में, निदर्शन के चुनाव के लिए किसानों का एक वर्ग बना लिया, लेकिन उन किसानों के वर्ग में इतनी ज्यादा भिन्नता है, कुछ किसान बहुत रिच हैं, कुछ किसान मार्जिनल है, ज्यादातर किसान मार्जिनल सीमांत है, छोटे किसान हैं। तो ऐसी स्थिति में एकरूपता नहीं होने पर अगर हमने निदर्शन के रूप में किसी मार्जिनलाइज्ड किसान का चयन कर लिया, तो क्या होगा?
कि वो समृद्ध किसान को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, या अगर बहुत रिच किसान का चयन कर लिया तो वो मार्जिनलाइज्ड जो सीमांत किसान है, जो छोटा किसान है, उसकी समस्याओं को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। तो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में वर्गों का निर्माण करते समय भी शोधकर्ता को सावधानी बरतनी चाहिए, और एक वर्ग में जो सम्मिलित इकाइयां हैं उनमें भी अधिकांश रूप में एक रूपता ढूंढने की कोशिश की जानी चाहिए, और उस एक रूपता के आधार पर ही वर्गों का निर्माण किया जाना चाहिए। और लास्टली, जो वर्गों का विभाजन है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस तरह की निदर्शन प्रणाली का प्रयोग करने के लिए। इसलिए वर्गों का विभाजन सुनिश्चित विधि से होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, ताकि संपूर्ण समूह की सभी इकाइयां किसी न किसी वर्ग में सम्मिलित हो जाए, कोई इकाई समग्र की छूट न जाए। ये सावधानियां बरतकर स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग को सामाजिक राजनीतिक अनुसंधान में उपयोगी ढंग से प्रयोग में लाया जा सकता है। तो ये था वर्गीय निदर्शन, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। तो आज आपने उद्देश्यपूर्ण निदर्शन प्रणाली और वर्गीय निदर्शन प्रणाली, इन दो निदर्शन की विधियों के बारे में जाना। अब अगली क्लास में देखेंगे कि इन प्रणालियों के अलावा निदर्शन के चयन की और कौन सी विधियां हैं और उनके क्या गुण और दोष हैं।